बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 पे आखिरी लेक्चर जी, लेक्चर नंबर 4, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। बेसिकली पहले तो हमें ये समझना है कि प्रपोजल क्या है। तो प्रपोजल एक्चुअली क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है अगर, तो आप एक इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कहता है जी कि आप अपना प्रपोजल दें। अब प्रपोजल जब आप उसको देंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपना एक बिजनेस प्लान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि आप किसी से प्रपोजल इनवाइट कर रहे हैं। तो जब आप वो इनविटेशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिखेंगे, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। NRFP is a formal document that describes a project or need for service and invites prospective bidders। अब bidders कौन है? जिन्होंने बोली लगानी है, जो आपको बेहतर रेट्स देगा, जिसकी क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके मटेरियल पे आप रिलाय कर सकते हैं, आप उसकी जो बिड है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बेसिकली आप जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिखेंगे तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट के लिए आपका प्रपोजल चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सीमेंट फैक्ट्री है, वो अपना एक नया किल्न लगाना चाहती है, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती है, तो आप उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना प्रपोजल दें। या आपने नीड फॉर सर्विस की बात अगर हम करें, तो आपने कंसल्टेंट हायर करने हैं उस किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें आप अपनी ज़रूरियात जो है, आपको क्या चाहिए उसको डिस्क्राइब करेंगे और प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को इनवाइट करेंगे कि वो आपको एक सलूशन दें कि वो आपका काम किस कॉस्ट पे करेंगे। NRFP should contain the following description of the work to be performed। हम बात कर चुके हैं इस पे। Method of formal submission of the proposal, कि वो जब प्रपोजल सबमिट करेगा तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेगा, क्या उसको बाय हैंड देना है या रजिस्ट्री करवानी है, या जो थ्रू कोरियर सर्विस आपको देना है, या ईमेल करनी है, वाट एवर इज द मेथड वो आप उसमें डिस्क्राइब कर देंगे। माइलस्टोन्स, अब प्रोजेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 2 साल में कंप्लीट होना है, तो आप उसको सब डिवाइड करेंगे कि पहले 6 महीनों में कितना काम होना चाहिए, अगले 6 महीनों में कितना काम होना चाहिए। क्योंकि ये जो माइलस्टोन्स हैं, ये जो पर्सपेक्टिव बिडर है वो इसको जहन में रखेगा कि क्या इन माइलस्टोन्स को अचीव किया जा सकता है, इन डेडलाइंस को अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो रहे, या हमें बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं है। एक प्रोजेक्ट है वो मिनिमम 3 इयर्स ले रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जी कि वो 2.5 इयर्स में कंप्लीट हो, तो हम बेसिकली वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। टर्म्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स, फिर क्या पेमेंट एडवांस में की जाएगी या आखिर में की जाएगी, तो या उसकी कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कैफ लेवल पे कि जो वर्क कंप्लीटेड है उसकी जो कैलकुलेशन है, क्या वो जो एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर है या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो कि सर्टिफाई करेगी कि हाँ जी इतने % कंप्लीट हो गया, तो जो हमारी उसके साथ प्राइस तय हुई है हम उतने % प्राइस उसको पे कर देंगे। अब RFP फॉर अ न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सा है? वो ऑडिटर जो कि बाय लॉ लाजमी है कंपनीज के लिए कि वो हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाएं, तो उसको अपॉइंट करना है आपने। तो अब उसके लिए एक प्रपोजल जो है वो आपने इनवाइट किया है, तो आप कैसे वो प्रपोजल लिख रहे हैं। XYZ कंपनी is accepting proposals for the appointment of new statutory auditor with effect from 1st July 2000। The appointment will last for an initial period of 3 years। The purpose of this RP is to provide a fair evaluation for all candidates and to provide the candidates with evaluation criteria against which they will be judged।
तो यहाँ पे बेसिकली आप जब प्रपोजल लिख रहे हैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए, तो उसका एक जो मकसद है वो बायसनेस को ख़त्म करना है, प्रेफरेंस को ख़त्म करना है, कि जितनी भी ऑडिट फर्म है उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सॉलिड जो बिड जो है, सॉरी, या इनविटेशन फॉर प्रपोजल है तो उसके अगेंस्ट आपको प्रपोजल दिया जाएगा। तो जो प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सॉलिड ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक उसने जो है वो एक एग्जांपल समरी दे दी। अब आपने प्रपोजल राइट डाउन तो करना नहीं है, एमसीक्यूज ही आने हैं, लेकिन आप इसको रीड करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए काफी। फिर आगे उसने बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फी जो है वो किस तरह से पे होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एवेल्युएशन क्राइटेरिया कि वो जो बिडर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एवेल्युएट कैसे करेंगे। अब ये तो थी इनविटेशन फॉर प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं खुद, यानी कि आपकी जो बिजनेस है वो बेसिकली क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो यू कैन बी हायर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंट एज एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अब आपसे जब इनवाइट किया गया प्रपोजल, तो इन रिस्पॉन्स आपने प्रपोजल देना है। तो अब अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो फिर कैसे लिखेंगे आप, प्रपोजल इज ईदर रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन आरएफपी। अब एक तो ये है कि एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आई, उसके रिस्पॉन्स में आपने प्रपोजल लिखा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक से लोन लेना है, किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो आप खुद से भी प्रपोजल लिख सकते हैं। एक आइडिया को प्रमोट करने के लिए आपके जहन में एक बिजनेस आइडिया है और आपको उसके लिए पार्टनर्स चाहिए, तो आप डिफरेंट जो लोग हैं उनको आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, उसका आपको क्या फायदा होगा। The essential qualities and contents of well-prepared proposal. Purpose of the proposal is stated clearly. क्यों, क्या पर्पज है इस प्रपोजल का। Problems or need for the proposal is understood and defined clearly. कि इस पर क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम जिसके लिए आप प्रपोजल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेस्टमेंट शॉर्ट है तो हम बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको क्लियरली आपने डिफाइन करना है। Suggested solutions offered in the proposal is workable and in the best interest of the recipient. अब अगर आप in response to request for proposal लिख रहे हैं, तो जिसने प्रपोजल इनवाइट किया है उसको कोई इशू था, उसके लिए आप जब प्रपोजल देंगे तो आप बेसिकली एक सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे होंगे। तो वो जो सोल्यूशन है, अगेन वही वाली बात है कि एक काम है वो टाइम ही मिनिमम जो है वो 3 साल लेता है, लेकिन आप ऑफर करते हैं जी कि हम इस काम को 6 महीनों में खत्म कर देंगे, तो ये वर्केबल नहीं है। प्रपोजल ऑनेस्ट होना चाहिए, फैक्ट्स पे बेस करना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव। अब जिस तरह मैंने इफेक्टिव की बात की थी आप शुरू से कि बार बार इफेक्टिव का वर्ड यूज होगा, तो एक और चीज जो आपको समझनी है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस जो है। सब्जेक्टिव जो होता है वो बेसिकली कोई भी बंदा जो है वो अपनी आइडिया की बेस पे प्रपोजल लिख रहा है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है, हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं है। मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, इसलिए मैं एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो टाइम बता रहा हूँ वो कम बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो रियलिटी बेस होती है। मतलब अगर इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है, इसको ऑब्जेक्टिव को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं रैशनल, और सब्जेक्टिव जो होता है वो बायस्ड होता है। आपके भाई की लड़ाई होगी किसी से, आप गए वहां पे, आपने देखा आपका भाई और दूसरा बंदा जो है वो आपस में गथम कथा है, तो आप अपने भाई की हमायत करते हैं बगैर सोचे समझे, तो आप सब्जेक्टिव है। लेकिन आप जाके पूछते हैं कि भाई गलती किसकी है, और आपको आखिर में पता चलता है कि गलती तो भाई की है, और आप भाई को डांटते हैं, तो इसका मतलब है आप रैशनल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है वो रियलिटी बेस्ड होता है, ठीक है, जबकि सब्जेक्टिव डिसीजन जो है वो बंदे की अपनी थिंकिंग की बेस पे होता है। बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रपोजल आउटवे द कॉस्ट, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट
वर्सेस बेनिफिट। कोई भी बिजनेस जो है जब तक उसके बेनिफिट कॉस्ट से बढ़ते नहीं है वो काम नहीं करता। कोई भी बेनिफिट लेने के लिए जरूरी है कि आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। बगैर कॉस्ट इंकर किए आप बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, तो वो कहता है कि प्रपोजल में आपने ये बात समझानी है अगले बंदे को कि जो आपकी कॉस्ट है उससे बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, आउटवे कर रहे हैं उसको। प्रपोजल कंटेन्स टाइम स्केड्यूल, वही वाली बात है, डेडलाइंस कैसे मीट होंगी, माइलस्टोन्स कैसे अचीव होंगे। कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ सकती है बंदे को। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ प्रपोजल उसने एक लिस्ट दे दी, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉलेज में आपके इंक्रीज आएगी। ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे कोई एमसीक्यू बन सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी है। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, बहुत सी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन का बड़ा बिजनेस है तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एट अ टाइम काम कर रहा होता है। डिफरेंट प्लाजा बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, ठीक है, या मार्केट्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। तो आप किसी एक प्रोजेक्ट को अगर देख रहे हैं तो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपने कैसे लिखनी है। आउटलाइन द प्रोग्रेस ऑफ द टास्क इन अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग वर्क कंप्लीटेड, वर्क रिमेनिंग, कॉस्ट इंकर्ड, रिमेनिंग कॉस्ट टू कंप्लीट। ये सारी चीजें आपने उस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखनी है। इसकी भी उसने एक एग्जांपल जो है वो लिख दी। इसको भी अगर आप देख लेंगे तो ये आसानी से बात समझ आ जाएगी। ये भी आपके जस्ट नॉलेज में है, आपने कोई इन रिटन लिखना नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हर साल जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट लिखी जाती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कोई एम्प्लॉई जो है उसको रिटेन रखना है बिजनेस में या उसको फायर किया जाए और उसकी जगह नया एम्प्लॉई हायर किया जाए। एक एम्प्लॉय की प्रोग्रेस अगर बहुत अच्छी है तो उसको प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। देखिए समटाइम बिजनेस को जो है वो एक मैनेजर है वो रिजाइन करके आप नया मैनेजर हायर करना है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप एडवर्टाइज करें और उन्हें इंटरव्यूज लें और नया बंदा हायर करें। एक है इंटरनल प्रमोशन, लेकिन इंटरनल प्रमोशन के लिए भी जरूरी है कि जो असिस्टेंट मैनेजर था उसमें इतने गट्स होने चाहिए कि वो मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो पूरा कर सके। तो उसके लिए फिर आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स देखनी होती हैं। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है एम्प्लॉइज को, तो वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट की बेस पे होता है। अप्रेज को आप सिंपलेस्ट वर्ड्स में आप ये देखिए कि परफॉर्मेंस को चेक करके, लोगों की परफॉर्मेंस को असेस करके, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट लिखी जाती है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंट द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉइज वर्क परफॉर्मेंस for particular period with identification of the individual's strengths and weaknesses। अब अगर weaknesses इतनी ज्यादा हैं कि उनको ओवरकम नहीं किया जा सकता तो उसको फायर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वीकनेस कम है तो फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स एंड कैरियर प्लानिंग, ये सारा कुछ जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में लिखा जाता है। इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स लिखते हैं। सम अप्रेजल रिपोर्ट्स में इंक्लूड रिकमेंडेशंस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ऑल्दो द टू थीम्स कैन बी केप्ट सेपरेट, के प्रमोशन करनी है या नहीं करनी, ठीक है, सैलरी बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। अगेन उसने एक स्पेसिमेन दे दिया आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का, इसको देखना जरूर है आपने। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई चीज नहीं समझ आई, मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था जहां पे ये कहा गया कि एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्दर, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा लेक्चर में मेंशन होता है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके वॉइस मैसेज करें, मैं आपको वॉइस मैसेज में उसका
आंसर दे दूंगा, या जिस जगह पे आपको समझ नहीं है उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें, तो तब भी मैं आपको उसका रिस्पांस दे दूंगा, तो आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मंगला डैम हमने बनाया जी, तो ये इसीलिए बना कि उस पे पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखी गई। हमने ऊपर बात की थी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं हम इसको। अगर किसी प्रोजेक्ट के बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा होंगे तो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाएगा, अदरवाइज उसे इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एक तो ये चीज है। दूसरा, क्या आपके पास इतने, अच्छा कॉस्ट कम है बेनिफिट्स ज्यादा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए आपके रिसोर्सेज ही नहीं है। पाकिस्तान इतने अरसे से डैम्स नहीं बना सका, तो उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है। जैसे बादशाह डैम पे तकरीबन 14 बिलियन डॉलर्स लगने हैं, तो 14 बिलियन डॉलर्स जो हैं उनको एक्यूमुलेट करना मुश्किल काम है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखी जाएगी कि क्या वो फिजिबल है, उसको शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या मेंशन कर रहा है, वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड अंडरटेकिंग फ्रॉम इट्स टेक्निकल, एक हम उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल हम डैम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर मौजूद है या नहीं है। उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या वो हमें बेनिफिट देगा या नहीं देगा। इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का एनालिसिस है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। A feasibility report presents the benefit that the proposal or idea will yield with detail of its initial capital cost। तो वही वाली बात है, एक तरफ कॉस्ट है और दूसरी तरफ उसके बेनिफिट्स हैं, उनको कंपेयर किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो डिफरेंट आपने डेडलाइंस दी हुई हैं वो कैसे आप डिफाइन करेंगे। रिकरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब एक तरफ इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है जो शुरू में आपका खर्चा आएगा, और एक वो कॉस्ट है जो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बार बार आएगी। रिकरिंग का मतलब क्या है, बार बार आएगी। एंड रिटर्न्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द अंडरटेकिंग, तो वो प्रोजेक्ट में हमने एक मशीन खरीदी है वो 5 साल चलेगी, तो 5 साल में ओवरऑल वो हमें कितने रिटर्न्स देगी, ये सारा कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखा जाता है। एट द एंड अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट मौजूद है और हम उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, तो उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बेस पे उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। स्पेसिमन आपने खुद देखना है। सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट, अगली जो रिपोर्ट है जी वो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग है। प्रोवाइड्स डाटा ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड बाय देयर क्वांटिटीज, टेरिटरीज, किस टेरिटरी में कितनी सेल हुई है, सेल्स टीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड। द रिपोर्ट डिस्प्लेस द वेरिएंस। अब ऊपर हमने क्या बात की कि एक तरफ वो एक्चुअल सेल्स बताएगी और एक तरफ जो हमने बजट बनाया हुआ था कि कितनी सेल होनी चाहिए, उसके दरमियान जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, उसको हम क्या इन दोनों के दरमियान, एक्चुअल और बजट के दरमियान, वो क्या आपका वेरिएंस, उसको भी जो है वो मेंशन करेगी। और उसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाए, सेल्स टीम को क्या फर्दर उसकी जरूरत तो नहीं है ट्रेनिंग की। ये सारी चीजें जो हैं वो उस रिपोर्ट में मेंशन, जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो रिपोर्ट राइटर। हम पहले बात कर चुके हैं कि रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं, तो उसकी बेस पे फ्यूचर के डिसीजन लिए जाएंगे। चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट, तो जो कंपनीज हैं उनमें चेयरमैन जो है वो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट लिखता है, प्रेजेंट्स अ समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी जो है उसने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, इट्स अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स
एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। द रिपोर्ट, अब ये जो चेयरमैन है ये बेसिकली किसको रिपोर्ट कर रहा है? जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। द रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड प्लान्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। द रिपोर्ट आल्सो इन्फॉर्म्स द स्टेक होल्डर्स। अब ये बात भी याद रखनी है कि एक होते हैं स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स वो हैं जो के इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस के, यानी कि शेयर होल्डर्स। एक है स्टेक होल्डर्स, वो लोग जिनका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। वो कौन हो सकते हैं? बैंक्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट को देख के ये डिसाइड करना है कि बिजनेस को लोन देने हैं या नहीं देने। वो गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि बिजनेसेस पे टैक्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वो सोसाइटी हो सकती है, हमारे यहाँ तो इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, लेकिन ओवरऑल के बिजनेस कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा जो हार्मफुल है, पोल्यूशन तो नहीं बिजनेस क्रिएट कर रहा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट का भी उसने एक स्पेसिमन दिया है, उसको रीड करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती आप मुझे व्हाट्सएप करके उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जब भी मैं फ्री हूँगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसके आंसर्स दूं आपकी क्वेरीज के। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग रिपोर्ट। ऑपरेटिंग रिपोर्ट जो होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं उसके बारे में होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ रहा है? द ऑपरेशंस रिपोर्ट समराइज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब ऑपरेशंस क्या हैं? सेल्स है, प्रोडक्शन है, ठीक है जी, परचेज है। ये सारे डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के भी हो सकते हैं, वो मंथली, वीकली। अब जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे तो नहीं लिखी जाएंगी ना, कम से कम भी वो मंथली या वीकली तो होंगी। द रिपोर्ट माइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स एंड परचेजेस, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री, ईटीसी। हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कम है या ज्यादा है, क्या हम एक्स्ट्रा परचेजिंग तो नहीं कर रहे, कम परचेजिंग तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जो है उस रिपोर्ट में मेंशन होंगी। उसके बाद ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑब्टेन अ क्विक समरी ऑफ हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परचेजेस है, गुड्स परचेज करनी है, तो आप अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो बहुत सा स्टॉक आपके पास पड़ा होगा। बिजनेस कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी जगह पे स्टक हो जाए। तो एक्स्ट्रा स्टॉक परचेज करना जो है कि हम ये कहें जी कि जब हमें जरूरत होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, ये भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो आपका स्टॉक आउट होता रहेगा, आपका बहुत सा कस्टमर जाया हो जाएगा। ठीक है, how company is performing, for example management of a airline might be interested about revenues and employee numbers but also flight statistics कि कितनी फ्लाइट्स जो है वो मिस हुई, कितनी फ्लाइट्स जो है डिले हुई, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी, ऑक्यूपेंसी रेट, क्या जो एक फ्लाइट है उसमें अगर 200 सीटें हैं तो 200 पैसेंजर थे या कम पैसेंजर जा रहे हैं। अब उस पे फ्यूल कॉस्ट और ये वो सारी चीजें एक्सपेंसेस तो उतने ही आने हैं, क्रू भी उतना ही होगा। लेकिन अगर सीटें खाली जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है। पंक्चुअलिटी मतलब वही बात है कि इन टाइम फ्लाइट्स एयरपोर्ट से उड़ रही हैं या नहीं उड़ रही। अगेन उसने क्या किया, ऑपरेटिंग रिपोर्ट का एक स्पेसिफिकन दे दिया। इसको आप देखेंगे, नहीं समझ आता तो पूछेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो तम्मत बिल खैर हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर 9 भी जो है वो शुरू करते हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन को खत्म करते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके पेपर से पहले चैप्टर वाइज समरी जो है कि हर चैप्टर में मेन पॉइंट्स के हैं उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स वो लेक्चर्स अपलोड कर दूं।